गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। उम्मीद करते हैं सभी साथी अपना अपना सीटी सेंटर देख लिए होंगे। जो नहीं देख पाए हैं, जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना अपना सीटी सेंटर देख सकते हैं। 1000 प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट की है। ये तीसरा सीरीज है। 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे और 100 प्रश्न जो होंगे जिसमें से आपके 10 के 10 यूनिट से प्रश्न लिए गए हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है जेपीएससी जेड के लिए, तो पिछले वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह, या जो चैप्टर वाइज आपको थियरी सेक्शन करवाए गए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। किसी शोध में रिसर्चर यह परीक्षण करना चाहता है, कोई रिसर्चर है, टेस्ट करना चाहता है कि 3 अलग अलग टीचिंग मैथड्स, 3 अलग अलग शिक्षण विधियां हैं ABC के कारण विद्यार्थियों की उपलब्धि में कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं। कितना डिफरेंस आया। 3 अगर टीचिंग मेथड्स अलग अलग यूज किए गए तो इसका परीक्षण करना है रिसर्चर को। तो ये किस स्टैटिस्टिकल टेस्ट का उपयोग करेंगे जो उचित होगा। तो टी टेस्ट तो यहाँ उचित नहीं होगा। कोरिलेशन तो ये रिलेशन के लिए होता है। सी स्क्वायर टेस्ट ये भी उचित नहीं है। तो यहाँ पर वन वे अनोवा इस सिचुएशन में यूज होता है, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। 3 समूहों में मीन की तुलना के लिए वन वे अनोवा का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे साथियों। यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस 49 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। जब आपका वेरिएंस दिया रहे साथियों डिस्ट्रीब्यूशन में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है अंडर रूट वेरिएशन। तो अंडर रूट वेरिएशन यहाँ पर कितना है आपका, वेरिएशन 49 है, तो ये आपका 7 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखेंगे हम लोग। टीचिंग इज अ 2-वे प्रोसेस। टीचिंग इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर। तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है साथियों। एडम का कहना है, शिक्षाविद है, इनका कहना है कि टीचिंग जो होता है बाईपोलर प्रोसेस होता है। बाईपोलर प्रोसेस होता है जिसमें से टीचर और स्टूडेंट जो है इंटरेक्ट करते हैं, तो दोनों का इंटरेक्शन होता है। एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ये बाईपोलर है, मतलब 2-वे प्रोसेस है। टीचर जो पढ़ाएगा, स्टूडेंट ग्रहण करेगा और फीडबैक भी देगा, तो दोनों का इंटरेक्शन होता है लर्नर टीचर का। लेकिन मॉडर्न एरा में यहाँ पर और एक जोड़ा गया है, इसको 3 डायमेंशनल प्रोसेस भी कहा जाता है, जिसमें आपका करिकुलम भी आ जाता है, पाठ्यचर्या, पाठ्य वस्तु भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2-वे प्रोसेस भी सही है, सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। चलिए, परसेंटेज से सवाल रहेगा। किसी विश्वविद्यालय में 60% विद्यार्थी यूजी में, 25% विद्यार्थी पीजी में, शेष पीएचडी में है, तो कुल जो है 8000 है। पीएचडी विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो 60 और 25 कितना हो गया आपका 85। 85% जो है यूजी और पीजी वाले हैं, यानी कि 15% जो है क्या कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो कुल यहाँ पर 8000 है, तो कुल 8000 का 15% जो होगा ये पीएचडी वालों का संख्या होगा। 2 0 2 0 कैंसिल करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 25 40, 8 1 8 और 4 12 और 1 0, तो ये 1200। ब्लूम टेक्सोनॉमी से सवाल रहता है, तो इनके जो क्रम हैं उनको देख लीजिएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन, और ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी दिया है ये किसके ऊपर दिया है, संज्ञान के ऊपर दिया है ना। इस संज्ञान जो है किस तरह से अलग अलग लेवल हैं और कैसे ये बढ़ता है। तो हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो हाईएस्ट लेवल कौन सा है साथियों, आपका क्रिएशन। क्रिएशन जो नया अपडेटेड जो संशोधित ब्लूम टेक्सोनॉमी है, इसमें जो हाईएस्ट आपका लेवल है क्रिएशन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यदि को रिलेशन कोएफिशिएंट 0 हो तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब हो जाएगा वेरिएबल्स के बीच में कोई लीनियर संबंध नहीं है। अगर संबंध रहता तो 0 नहीं होता, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो लीनियर रिलेशनशिप। आगे देखते हैं हम लोग। ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओपन का मतलब क्या है, कोई किसी कारणवश नहीं पढ़ाई कर पाए, किन्हीं का छूट गया या किन्हीं को समय नहीं मिल पाता है, तो इनके लिए ओपन या डिस्टेंस मोड में, जैसे इग्नू इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर टाइम टेबल जो होता है वो क्या होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा आपका। अगला सवाल आप लोग देखेंगे। किसी कक्षा का
एवरेज स्कोर 50 है, 10 नए विद्यार्थियों के आने से एवरेज 55 हो जाता है। पहले 40 थे विद्यार्थी थे, नए विद्यार्थियों का कुल स्कोर कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, किसी कक्षा का एवरेज स्कोर 50 है, 10 नए विद्यार्थियों के आने से एवरेज कितना हो गया, 55 हो गया। तो पहले 40 विद्यार्थी थे, तो नए विद्यार्थियों का कुल स्कोर कितना होगा। एवरेज नहीं पूछा है, कुल स्कोर पूछा है। तो यहाँ पर पूछा है नए विद्यार्थियों का कुल स्कोर क्या होगा। तो पहले जो विद्यार्थी थे उनका हम स्कोर निकालते हैं, टोटल स्कोर क्या होगा, है ना। जब 10 नए विद्यार्थी नहीं आए थे तब, तो तब कितने थे, 40 थे, और एवरेज स्कोर कितना था, 50 था। तो 40 को 50 से गुना करेंगे तो 40 जो विद्यार्थी थे पहले शुरू में, इनका हमें स्कोर, टोटल स्कोर निकल जाएगा 5 के 20 और ये 2000। अब बाद में जब 55 आए, इस बाद में जो एवरेज है औसत 55 हो गया और 10 नए विद्यार्थी आए। तो पहले 40 थे और अब फिर आए 10, तो अब कितने हो गए, 50 विद्यार्थी हो गए। और 50 जब विद्यार्थी हुए तो औसत कितना हो गया, 55। तो 50 गुना 55 करेंगे तो बाद में जब आए यहाँ पर 10 नए विद्यार्थी, तब का ये स्कोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए, 0, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 2 27। अब ये बाद में जो आए उनकी संख्या है, टोटल मिला करके बाद में आए उनको मिला के है 2750, और जो पहले था स्कोर जब 10 विद्यार्थी नहीं आए थे तब। तो कितना बढ़ा स्कोर, जितना बढ़ा वो नए विद्यार्थियों का ही स्कोर बढ़ा होगा। तो 2750 में 2000 माइनस कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 750 होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन को ठीक कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल, नेप 2020 के अनुसार मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल पढ़ाना, केवल आर्ट्स पढ़ाना नहीं, विभिन्न विषयों का एकीकृत अध्ययन, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का उद्देश्य। आगे देखते हैं। यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो उसको 40 का जेड स्कोर क्या होगा। तो जेड स्कोर का ये फॉर्मूला पिछले क्लास में बताए थे आपको, क्या होता है, स्कोर माइनस मीन होता है अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा आपको 10/5 यानी कि 2। आगे देखते हैं हम लोग। किसी शोध में रिसर्चर यह देखना चाहता है कि टीचिंग मेथड और जेंडर का संयुक्त प्रभाव विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस पर क्या पड़ता है, कौन सा टेस्ट उपयुक्त होगा। टी टेस्ट, 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा, कोरिलेशन टेस्ट। तो यहाँ पर 2 वे अनोवा लगेगा। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मेथड और जेंडर के इंटरैक्शन इफेक्ट से के लिए यहाँ पर कौन सा यूज होता है आपका, 2 वे अनोवा। आगे हम लोग देखते हैं। यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 70 है, वेरिएंस 144 है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ये फॉर्मूला होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का। तो यहाँ पर मीन हमें पता है, वेरिएंस दिया हुआ है, तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है आपका, अंडर रूट वेरिएंस का अंडर रूट। तो 144 का अंडर रूट आप निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको 144 का 12। अब यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो निकलेगा आपका 12/70। लेकिन आंसर जो है परसेंटेज में है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 12 दाएँ 120 हो जाएगा, और 7 है तो कितना हो जाएगा, 7 1 के 7, 5 बचेगा, ये 0 सत्ती 49, यानी कि 17 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर, वैलिडिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी, कि वैधता जो है विश्वसनीयता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अ टेस्ट कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड, बिना वैलिड हुए रिलायबल हो सकता है कोई टेस्ट। हाँ, ये सिचुएशन एग्जिस्ट करता है, तो दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या सही कर रहा है।
रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी को दर्शाता है, जबकि वैलिडिटी सही चीज़ को मापने से संबंधित रखता है, इसीलिए वैलिडिटी जो है अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी विश्वविद्यालय में 25% विद्यार्थी स्कॉलरशिप पर हैं और उनमें से 60% छात्राएं हैं, कुल विद्यार्थी आपके 6000 हैं, स्कॉलरशिप पाने वाले छात्राओं की संख्या कितनी होगी? अब तो यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, कुल विद्यार्थी जो हैं आपके 6000 हैं, तो 6000 में से 25% विद्यार्थियों को क्या मिलता है? स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप कितनों को मिलता है हम निकाल लेते हैं। पहले 2 0 कैंसिल होगा, 5 6 30, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि 150, और 1 0 इधर लगा हुआ है तो 1500 टोटल जो हैं स्कॉलरशिप वाले हैं, जो कि संख्या कितनी है इनकी? 25%। अब 25% जो स्कॉलरशिप वाले हैं, यानी कि जो 1500 वाले हैं, इनमें से 60% छात्राएं जो हैं छात्राएं हैं, तो छात्राओं की संख्या निकालना है स्कॉलरशिप पाने वाले। तो टोटल स्कॉलरशिप 1500 पा रहे हैं, तो छात्राओं की संख्या निकालना है, तो ये कितने हैं? 60% हैं। निकाल लीजिए, 2 0 कैंसिल करेंगे, 15 6 का 90 और ये 1 0, 900 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तो फिजिक्स का है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आगे देखते हैं, यदि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है आर का वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक सवाल रहेगा समावेशी शिक्षा से। कंपटीशन की भावना नहीं होती है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा यहाँ पर लेकिन और एक टर्म आता है इक्विटी। इक्विटी को भी यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा, जिनको आवश्यकता होगी उनकी आवश्यकताओं को भी पूर्ति करना है। आगे देखते हैं हम लोग, यदि किसी परीक्षा में मीन स्कोर 50 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, स्कोर 70 है, तो किस श्रेणी में आएगा? तो ये आएगा आपका अबव एवरेज, औसत से ऊपर। आगे देखते हैं हम लोग, MOOCS का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ये जो है सबके लिए एक्सेसिबल है, साथ ही साथ स्केलेबिलिटी, ये दोनों हो जाएंगे आपके। देखिए, लाखों लर्नर्स तक एक साथ ये पहुंचाता है फैसिलिटी एजुकेशन का। कोई डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए मीन अधिक है और मोड सबसे कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? ये हमने पिछले दिन भी डिस्कस किया था। तो ये आपका होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, और तीनों जब बराबर होते हैं मीन मीडियन मोड, तब ये आता है आपका सिमेट्रिकल। और जब मोड ग्रेटर देन होता है आपका मीडियन से और मीन से, तब ये केस होता है आपका नेगेटिवली स्क्यूड। आगे देखते हैं, डेटा सफिशिएंसी में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सफिशिएंसी का मतलब क्या है आपका? पर्याप्त, डाटा की पर्याप्तता का निर्धारण करना। आगे देखते हैं हम लोग, किसी संस्थान में 70% शिक्षक PhD होल्डर्स हैं, कुल शिक्षक 500 हैं, PhD का कितना संख्या होगा? तो यहाँ पर संस्थान में 70% जो है शिक्षक PhD होल्डर हैं। PhD होल्डर की संख्या, तो 70% निकाल देना है सीधा, 500 का 350 मिलना चाहिए। मेटा कोग्निशन, कोग्निशन आपका संज्ञान से जुड़ा हुआ है, मानसिक क्रियाएं जितनी भी होंगी, केवल पढ़ना, केवल सुनना, केवल लिखना नहीं। यहाँ पर लर्निंग स्ट्रैटेजी का मूल्यांकन करना, ये उदाहरण होगा मेटा कोग्निशन का। यानी कि आपका संज्ञान इतना विकसित हो गया कि आप जो भी लर्न कर रहे हैं या जो स्ट्रैटेजी हैं, आप खुद मूल्यांकन करने के लिए सक्षम हो गए हैं। तो ये मेटाकोग्निशन का उदाहरण एक है। यदि किसी क्लास का एवरेज 60 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन जब 0 के बराबर होता है, तो सभी स्कोर जो होते हैं समान होते हैं, तभी ये 0 पॉसिबल है। आगे देखते हैं हम लोग,
SWOT एनालिसिस में ओ का अर्थ क्या है? तो ये हमने पिछले दिन भी बताया था। ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेट। आगे देखेंगे, यदि किसी परीक्षा में पास प्रतिशत 80 है, 80% है और टोटल स्टूडेंट 2000 है, तो फेल का संख्या निकालना है। तो 20% फेल हुए हैं, तो यहाँ पर 2 और निकाल लीजिए 2000 का 20%, कितना हो जाएगा आपका? 400। आगे देखते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार लर्निंग किस प्रकार का होता है? कंस्ट्रक्ट होगा तो इसमें पेसिव लिसनिंग नहीं होगा, एक्टिव होना चाहिए। मेमोराइजेशन सिर्फ रटने पर नहीं है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, ज्ञान का निर्माण हो रहा है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन होगा। आगे देखते हैं, यदि किसी डाटा सेट में स्टैंडर्ड डेविएशन अधिक है तो मतलब क्या है? इसका मतलब है डाटा डिस्पर्स्ड है। हाई स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है अधिक वेरिएबिलिटी, वेरिएशन ज़्यादा है डेटा के बीच में। कॉपीराइट एक्ट का अर्थ, कॉपीराइट का उद्देश्य क्या है? तो जिनका भी ओरिजिनल कंटेंट है, प्रॉपर्टी है, उनकी सुरक्षा के लिए कॉपीराइट एक्ट है। कोई अगर यूज़ करता है तो आप उनको कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, मीन आपका 40 है, मीडियन 35 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका मीन जो है ये क्या है? ग्रेटर देन है आपका मीडियन से। तो इस कंडीशन में क्या बताया था आपको, पॉजिटिवली कि नेगेटिवली? पॉजिटिव स्क्यूड बताया था इस कंडीशन में। आगे देखते हैं, एक शोधकर्ता मिक्स्ड रिसर्च अपनाता है, मिक्स्ड मेथड रिसर्च अपनाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? कि केवल क्वालिटेटिव क्वांटिटिव, क्वांटिटिव क्वालिटिव दोनों अप्रोच को कंबाइन करना केवल हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए। मिक्स्ड अप्रोच है तो ये दोनों हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, किसी संदेश में सेंडर का आशय और रिसीवर की व्याख्या अलग अलग हो जाती है, तो इसका यह किस प्रकार का बैरियर है, बाधा है? अब सेंडर को भेजा लेकिन इसका जो मीनिंग था ये अलग निकाल रहा है रिसीवर, मतलब सही से ये समझ नहीं पाया इनके शब्दों को या इनके शब्दों के जो मीनिंग्स थे उनको, तो ये आपका सिमेंटिक बैरियर होना चाहिए, अलग अलग अगर व्याख्या कर रहा है रिसीवर तो। आगे देखते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? इंडक्टिव और डिडक्टिव आप जानते हैं। इंडक्टिव में किधर जाते हैं हम लोग? स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन निकालते हैं। एक शोध में पाया गया कि वेरिएबल्स जो हैं एक्स वाई के बीच में काउज इफेक्ट रिलेशन नहीं है, क्रिया प्रभाव का संबंध नहीं है, फिर भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब है अस्पर्शियस कोरिलेशन। आगे देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखेंगे, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंस्टीट्यूशन का रैंकिंग करना। अगला सवाल है आपका, किसी टेस्ट में सीलिंग इफेक्ट है तो इसका मतलब क्या है? टेस्ट कठिन था, स्टूडेंट लो स्कोर करते हैं, टेस्ट बहुत समान है, जैसे हाई स्कोरर क्लस्टर होते हैं, टेस्ट अनरिलायबल, तो सभी स्टूडेंट लो स्कोर करते हैं, ये आपका सीलिंग इफेक्ट। सीलिंग इफेक्ट तब होता है जब टेस्ट इतना आसान हो कि अधिकांश स्टूडेंट हाई स्कोर कर ले। सही सी है यहाँ पर, टेस्ट बहुत आसान है जिससे हाई स्कोर क्लस्टर होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्यों महत्वपूर्ण? देखिए, अगर लिसनर के द्वारा, रिसीवर के द्वारा अगर सही फीडबैक मिल रहा है तभी माना जाता है कि कम्युनिकेशन जो है सही हुआ है, आपकी बात जो है प्रभावी तरीके से पहुंची है। तो कम्युनिकेशन की प्रभावशीलता को वेरीफाई करने के लिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किससे संबंधित है? इकोलॉजिकल, तो ये आपका संबंधित है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, तो मानवीय जो कारक है इनका पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट है वो पता चलता है यहाँ पर। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में मानव जो गतिविधियाँ हैं पर्यावरण पर प्रभाव कितना डालती हैं उसको दर्शाता है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? इसमें हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ई कंटेंट डेवलपमेंट में स्टोरी बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? ई कंटेंट, तो जो स्टोरी बोर्ड होगा, स्टोरी बोर्ड क्या करेगा? स्टोरी बोर्ड जो है कंटेंट का विजुअल प्लानिंग करेगा स्टोरी टाइप में।
तो स्टोरी बोर्ड कंटेंट फ्लो और विजुअल्स की प्लानिंग के लिए उपयोगी होते हैं। यदि किसी पॉलिसी का उद्देश्य इक्विटी समता को बढ़ाना है तो इसका मतलब क्या है, सभी को समान समान देना, ज़रूरत के अनुसार संसाधन देना। तो यहाँ पर इक्विटी में क्या होता है, समता में ज़रूरत के अनुसार। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बिग डेटा की विशेषता क्या है। बिग डेटा स्मॉल वॉल्यूम लो स्पीड हाई वॉल्यूम वेलोसिटी वैरायटी ओनली स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये हो जाएगा हाई वॉल्यूम वेलोसिटी वैरायटी। बिग डेटा के 3 भी हैं, पहला वॉल्यूम वेलोसिटी और वैरायटी, ये तीनों आपको याद रखना है। 3 भी का मतलब सैम्पलिंग 22 कब होता है, 22नेस से बचना है आपको। सैंपल रेंडम होगा तो 22नेस तो होगा नहीं, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करे तो ये हो सकता है, या 22 बड़ा हो या सही हो, इससे तो 22नेस तो होगा नहीं। तो अगर रिप्रेजेंट ही ना कर रहा है सैंपल पॉपुलेशन को तो ये आपका 22 हो जाएगा। एंट्रागोजी किससे संबंधित है, चाइल्ड लर्निंग से, अडल्ट लर्निंग से, तो ये तो आपका साइकोलॉजी है। मशीन लर्निंग, एंट्रागोजी एनिमल लर्निंग, अडल्ट लर्निंग ये आपका पेडागोजी अडल्ट लर्निंग हो सकता है मे बी। तो यहाँ पर आपका जो एड्रागोजी अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल से संबंधित है। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा लाभ है कि रिमोट एक्सेस है ये, और एक्सेलेबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, तो ये विशेषता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए चीज़ों का उपयोग करते हैं। प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। पीयर रिव्यू रिसर्च में क्या होता है, टाइम वेस्ट तो होता नहीं है, डेटा कलेक्ट फंडिंग देने के लिए। रिव्यू रिसर्च है तो रिव्यू कर रहे हैं, दोबारा व्यू कर रहे हैं ना, तो ये आपका क्वालिटी चेक कर रहे हैं। कलेक्ट करना तो ये रिव्यू में आगा होगा ही नहीं। चलिए, पीयर रिव्यू रिसर्च की क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी सुनिश्चित करता है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है, केवल टाइपिंग करना, डिजिटल टूल्स का इफेक्टिव उपयोग करना, तो ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सिग्निफिकेंस लेवल क्या दर्शाता है। सिग्निफिकेंस लेवल क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आपका टाइप 1 एरर प्रोबेबिलिटी को। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सिग्निफिकेंस लेवल। नेप 2020 में हॉलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक एजुकेशन का मतलब क्या है, जो विकास के तीनों पक्ष हैं, कोग्निटिव हो, सोशल हो या फिर इमोशनल हो, सभी विकसित हो। एक शिक्षक कक्षा में प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान मेथड अपनाता है जहां विद्यार्थी स्वयं समाधान खोजते हैं। इस अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है, कंटेंट कंप्लीशन, ये तो है नहीं, मेमोराइजेशन। क्रिटिकल थिंकिंग को ये बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे देखते हैं, यदि किसी रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है बल्कि केवल ऑब्जर्व किया जाता है तो कौन सा रिसर्च डिज़ाइन है, एक्सपेरिमेंटल है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल एक्शन रिसर्च। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल है, ये कुछ कर ही नहीं रहे। आगे देखते हैं, यहाँ पर ऑल रोजेज आर फ्लावर्स। अब यहाँ जितने भी गुलाब हैं आपके, ये सभी के सभी गुलाब आपके फ्लावर हैं। सम फ्लावर्स आर रेड, अब कुछ फ्लावर जो हैं क्या है, रेड हैं। क्या निष्कर्ष निकलेगा, सम रोजेज आर रेड, सम रेड आर फ्लावर्स, पॉसिबल है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं, कोई भी सही नहीं है। तो दोनों सही नहीं है यहाँ पर, केवल दूसरा सही है। आगे देखते हैं, नॉइस कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या करता है। नॉइस जो है, नॉइस क्या है, बाधा है, बैरियर है, तो मैसेज को क्लियर करता है नहीं, डिस्टॉर्ट करता है, बाधा उत्पन्न करता है। एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है, एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम ए बी प्लस, ये सब क्या है आपका, फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवे। आगे देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का मुख्य उद्देश्य क्या है, डेटा स्टोरेज नहीं, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस डेवलप करना। कार्बन न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या है, न्यूट्रलिटी कार्बन इमिशन बढ़ाना, न्यूट्रल करना है। 0 तो हम लोग नहीं कर सकते हैं कार्बन इमिशन को, हम कर सकते हैं बैलेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर।
यदि किसी डेटा सेट में आउटलायर्स बहुत अधिक हो तो कौन सा मेजर सबसे उपयुक्त होगा? आउटलायर्स जो हैं अधिक हैं तो कौन सा हम लोग मेजर करेंगे, मीन, मीडियन, मोड या रेंज? इस केस में हम लोग मीडियन यूज करेंगे। मीडियन जो है आउटलायर से प्रभावित नहीं होता है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या महत्वपूर्ण है? इसमें टीचर डोमिनेंस होता है? नहीं। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन सहभागिता बढ़ती है? बिल्कुल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि रिसर्चर सैंपल साइज बहुत बड़ा कर देता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बड़ा कर देंगे तो 22 तो नहीं होगा, वैलिडिटी प्रिसिशन बढ़ेगी, एरर बढ़ेगा, आपका प्रिसिशन बढ़ेगा अगर यहाँ पर सैंपल साइज ज़्यादा है तो। लार्ज सैंपल साइज तब सैम्पलिंग एरर कम आएगा, लेकिन प्रिसिशन जो है अधिक होगा, एरर कम आएगा। आगे देखेंगे हम लोग, ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर देन ऑफलाइन क्लासेस। तो अजम्पशन क्या है? ऑफलाइन क्लासेस यूजलेस नहीं है, ये तो गलत है। ऑनलाइन क्लासेस सभी के लिए एक्सेसिबल हैं, ये बात सही है। कंपैरिजन पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट प्रीफर ऑनलाइन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन है कि सभी के लिए ये जो है एक्सेसिबल है, तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मुख्य उपयोग किस में होता है? डेटा डिटेक्शन में, सिक्योर डिस्ट्रीब्यूटेड लेडर, केवल गेमिंग, केवल ईमेल? तो ब्लॉकचेन सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज प्रदान करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्योर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। आगे देखेंगे, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो GER क्या दर्शाता है? पास परसेंटेज को दर्शाता है। इनरोलमेंट रेशियो है ना, नामांकन दर, तो आपका इनरोलमेंट वर्सेस एलिजिबल पॉपुलेशन को दर्शाता है। तो इसका फार्मूला भी है GER निकालने का, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। इनरोल्ड स्टूडेंट मतलब जितना नामांकन हुआ है उनका रेशियो लेंगे जो एलिजिबल एज ग्रुप का पॉपुलेशन है, जनसंख्या है उनसे, तब GER निकाला जाता है। पायलट स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइनल रिजल्ट देना, टूल टेस्टिंग और फैसिबिलिटी चेक करना, सैंपल बढ़ाना, हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अमौखिक संवाद में क्या होगा? ईमेल, गेस्चर, लेक्चर, किताब? तो ईमेल तो नॉन वर्बल के कैटेगरी में है, लेकिन ये आपका डिजिटल माध्यम हो गया। आपका गेस्चर जो है आपका हाव भाव है, बिना मुंह से कुछ बोले आप जो हैं इशारों से बातचीत करें, नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज। आगे देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? हाई पॉपुलेशन एरिया, हाई स्पेसिस डाइवर्सिटी एरिया, लो वेजिटेरियन एरिया, डेसर्ट रीजन? तो ये आपका बी होता है। हाई स्पेसीज डाइवर्सिटी एरिया को हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं, जिसमें ज़्यादा प्रजातियां रहती हैं। यदि सभी ए बी हैं, अब जितने भी ए हैं ये सभी क्या हैं? बी हैं। सभी बी जो हैं, अब जितने भी बी हैं सभी सी हैं। तो देखिए सी के अंदर बी है, बी के अंदर ए है, तो जितना भी ए है बी हो सकता है, जितना बी है सी हो सकता है, और जितना ए है वो भी सी हो सकता है, और कुछ सी जो है ए हो सकता है, और कुछ सी जो है बी हो सकता है। ऑल सी आर ए ये पॉसिबल नहीं है, ऑल ए आर सी पॉसिबल है, सम सी आर ए ये पॉसिबल है, यानी कि बी सी यहाँ पर पॉसिबल है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एथिकल क्लियरेंस क्यों आवश्यक है? फंडिंग के लिए, पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा के लिए। क्लियरेंस, एथिकल, वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। एथिक्स मतलब क्या होता है? डेटा एनालिसिस के लिए, पब्लिकेशन के लिए। तो एथिकल क्लियरेंस का मतलब है यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा के लिए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है आपका कोर्स डिलीवरी और ट्रैकिंग, LMS का लर्निंग मैनेजमेंट। ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या है? गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ाना? नहीं, ऑटोनॉमी में ये जो संस्थान रहते हैं वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, अपना क्रियान्वयन कर सकते हैं, तो ये एकेडमिक फ्रीडम और नवाचार को प्रमोट करता है। अब आगे जो है सवाल जो है यहाँ पर 5 सवाल जो हैं आपके पैसेज से हैं। एक विश्वविद्यालय में ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल अपनाया गया है जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम शामिल है। अध्ययन में पाया गया कि जिन छात्रों ने सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स का अधिक उपयोग किया उनका परफॉर्मेंस बेहतर था। हालांकि कुछ छात्रों को तकनीकी समस्याओं
और सेल्फ डिसिप्लिन की कमी का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर सवाल है ब्लेंडेड लर्निंग का मुख्य लाभ पैसेज के अनुसार क्या है। तो पैसेज के अनुसार क्या है, यहाँ पर क्या मिला मुख्य लाभ, सेल्फ पेस्ड लर्निंग जो है फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली। आगे देखते हैं पैसेज के अनुसार मुख्य चुनौती क्या थी। तो मुख्य चुनौती क्या थी, टेक्निकल इशूज़ आए कुछ बच्चों के और डिसिप्लिन में नहीं थे तो उनको कम यहाँ पर स्कोर आए। सेल्फ पेस्ड लर्निंग किस स्किल को सबसे अधिक प्रभावित करता है, सेल्फ पेस्ड, तो ये स्व जागरूकता, स्व अध्ययन, सेल्फ रेगुलेशन से जुड़ा हुआ टर्म है। ब्लेंडेड लर्निंग का मॉडल किस पर आधारित है, तो ब्लेंडेड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होता है, तो ये आपका लर्नर सेंटर है, विद्यार्थी केंद्रित है। पैसेज का मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है, ऑनलाइन लर्निंग बेकार है, बेकार नहीं है, ब्लेंडेड लर्निंग बैलेंस्ड अप्रोच है, हाँ तो ये बैलेंस्ड अप्रोच है। आगे देखते हैं हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन से सवाल। एक संस्थान है जिसमें से 30% आर्ट्स के हैं, साइंस के 25%, कॉमर्स के हैं 20% और इंजीनियर के हैं 25%, तो टोटल हैं 8000 विद्यार्थी। अब इनसे संबंधित हम लोग सवाल करेंगे। सबका संख्या आप लोग निकाल लीजिए, आर्ट्स का निकालना है तो 8000 टोटल हैं, तो आर्ट्स के विद्यार्थियों की संख्या आप कैलकुलेट कर लेंगे, 2 0 2 0 कैंसिल करके, तो 8 दिया 24 और ये 0 240 240 ने 8 दिया 24 और एक 0 2400। उसी तरह से आप 25% निकाल लेंगे 8000 का, तो कितना हो जाएगा, ये 2 0 2 0 कैंसिल और 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इंजीनियरिंग और कॉमर्स का निकालिए। अब सवाल देखिए, साइंस के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो साइंस का परसेंटेज कितना है 25%, तो 8000 का आप 25% निकालें। ये 2 0 2 0 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 5 40 का 0, 8 दूनी 16 और 4 20 और एक 0 पहले से था 2000। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स मिला के कितने विद्यार्थी हैं। तो आर्ट्स का निकालिए संख्या और कॉमर्स का निकालिए और दोनों को ऐड कीजिए। तो आर्ट्स का निकालिए आप लोग और कॉमर्स का, तो यहाँ पर 8000 जो है 30% कितना होगा आर्ट्स के लिए, ये 0 0 और एक 0, 8 दिया 2400, ये था आपका आर्ट्स का। कॉमर्स का 20%, 8000 का 20%, ये 2 0 2 0 कैंसिल होगा, 8 दूनी 1600, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए आपके 6 4 10 का 0 2 1 3 और 1 ये 4, यानी कि 4000। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4000। इंजीनियरिंग और साइंस के बीच अंतर, अब दोनों का निकालना है, साइंस का निकालना है, इंजीनियरिंग का निकालना है और अंतर डिफरेंस कर देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, इक्वल तो नहीं आ रहा है, अच्छा इक्वल परसेंटेज है क्या साइंस और इंजीनियरिंग का, एक बार टेबल देख लें, नहीं, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आर्ट्स का आपका 2400 हो रहा था, इंजीनियरिंग का निकालेंगे आप 8000 है। अच्छा साइंस का है 25% और इंजीनियरिंग का 25%, तो दोनों का तो संख्या सेम होगा तो अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक बात है। आगे देखते हैं, यदि कुल में 10% वृद्धि हो जाए तो साइंस स्टूडेंट कितना होंगे। कुल हमारा 8000 है, तो 8000 में 10% का ग्रोथ कर देंगे तो पहले कितना हो जाएगा, ये 2 0 2 0 यानी कि 800 बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 8800 हो जाएगा। अब 8800 में साइंस वालों का परसेंटेज निकालिए, तो 8800 में साइंस वालों का परसेंटेज कितना था वो निकाल लीजिए आप लोग। नीचे देखते हैं यहाँ पर 25% था, तो 8800 का आप 25% निकाल लेंगे, 2200 मिल जाएगा करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है, आर्ट्स हाईएस्ट है, साइंस लोवेस्ट है, कॉमर्स हाईएस्ट है, इंजीनियरिंग, जिसका परसेंटेज अधिक होगा वो ज़्यादा होगा, तो आर्ट्स का परसेंटेज ज़्यादा था। ट्रायंगुलेशन रिसर्च में क्यों उपयोगी होता है। ट्रायंगुलेशन डेटा को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वैलिडिटी सैंपल बढ़ाने के लिए, कोस्ट घटाने के लिए, यहाँ पर वैलिडिटी बढ़ाने के लिए ये रिसर्च होता है। पेडागोजी और एंड्रालॉजी में मुख्य डिफरेंस क्या है। कोई अंतर नहीं है, चाइल्ड वर्सेस एडल्ट। हाँ, पेडागोजी में चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन होता है, एंड्रालॉजी में एडल्ट के लिए, तो ये आपका बी हो जाएगा। यदि किसी टेस्ट में डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कम है तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट अच्छा है। हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स में फ़र्क नहीं कर पा रहा, टेस्ट कठिन है, टेस्ट वैलिड है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं पता चल रहा है ना, तो जो अचीवर्स हैं हाई और लो ये फ़र्क नहीं चल पा रहा। ई वेस्ट का मतलब क्या है, वेस्ट मतलब कचरा, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटली जो कचरा है ये है।
अच्छा, ई वेस्ट का सबसे बड़ा खतरा क्या है? सॉइल और वाटर कंटेमिनेशन होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट कर लीजिएगा। हाइपोथेसिस रिजेक्शन का अर्थ क्या है? रिजेक्शन, जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था वो रिजेक्ट हो गया, मतलब क्या हुआ? किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? नूल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना, तो यही है रिजेक्शन। बैंडविड्थ अधिक होने से क्या होता है? बैंडविड्थ जो है आपका फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है ना। अगर अधिक होगा बैंडविड्थ तो यहाँ पर आपका फास्ट डेटा का ट्रांसफ़र होगा। एकेडमिक इंटीग्रिटी का मुख्य तत्व क्या है? इंटीग्रिटी मतलब ओरिजिनल काम, कोई कॉपी, कोई शॉर्टकट, कोई चोरी नहीं। क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण क्या है? नेचुरल वाली नहीं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओनली केवल तो होंगे नहीं, क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन। आगे देखते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में सही संबंध क्या है? दोनों अनरिलेटेड हैं, दोनों सेम हैं। वैलिड टेस्ट हमेशा रिलायबल होता है, तो ये बात सही है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी कि होट्स में क्या शामिल होता है? रिकॉल में क्या होगा? हायर ऑर्डर थिंकिंग होगा नहीं होगा? अंडरस्टैंडिंग आपका देखते हैं, एनालिसिस, एवोल्यूशन, क्रिएशन, ये जो टर्म्स हैं इनसे आपका होगा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप। इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए? केवल पे ध्यान नहीं देना है, सभी को, जितने भी लर्नर हैं सबकी आवश्यकता, योग्यता, क्षमता, रुचियों को समझना है। सैम्पलिंग एरर कब कम होगा? सैंपल छोटा होने से, कम होने से, 22 होने से कम होगा एरर? कभी नहीं होगा। बड़ा होने से, सैंपल जितना बड़ा रहेगा उतना एरर कम आएगा। ओपन एक्सेस जर्नल्स, ओपन एक्सेस है मतलब सभी के लिए क्या है? फ्री में अवेलेबल है, फ्री में उपलब्धता, मुफ्त में। आईसीटी लिटरेसी में क्या शामिल है? केवल टाइपिंग नहीं, लिटरेसी। आईसीटी में डिजिटल टूल्स और इफेक्टिव यूज़। इक्विटी वर्सेस इक्विटी में इक्विटी क्या है? दोनों का अंतर हमने समझा दिया था। इक्वलिटी मतलब समानता होता है, सभी को समान अवसर देना है। लेकिन इक्विटी में जिनको समान अवसर तो देना है, लेकिन जिनको ज़रूरत है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उन चीज़ों को भी पूर्ति करना है। तो इक्विटी का मतलब क्या है? नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आगे देखते हैं एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? थ्योरी बनाना नहीं, एक्शन रिसर्च का मतलब है इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मॉक में कंप्लीशन रेट क्यों होता है? कम क्यों होता है? हाई कॉस्ट के कारण, लैक ऑफ मोटिवेशन, नो कंटेंट, नो टीचर। तो मॉक्स में कंप्लीशन रेट जो होता है कम होता है, इसका रीज़न है आपका बी, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के कमी के कारण। तो ये तो फ्री में एक्सेसिबल है। डेटा माइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा डिलीट करना, पैटर्न आइडेंटिटी करना, डेटा स्टोर करना, डाटा प्रिंट करना। पैटर्न आइडेंटिफाई करना। आगे देखते हैं नेप 2020 स्किल डेवलपमेंट पर क्यों जोर देती? केवल डिग्री के लिए नहीं, ये जो एम्प्लॉयबिलिटी है ये बढ़े। रिसर्च एथिक्स पर सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? रिसर्च एथिक्स में क्या होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें स्पीड तो मैटर नहीं करता, कॉपी नहीं करना, शॉर्टकट नहीं, पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए, ये आपकी नैतिकता है। चलिए, तो ये आपके 100 प्रश्न बहुत ही कम समय में हमने कवर किया है। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए साथ में आगे के सीरीज़ के लिए। धन्यवाद।